The United Nations, Chapter 3, Class First Year for all faculties. Reading in Part 1, Professor Shah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuwassir wa Rabbi ta'ammim bil khair. चैप्टर यूनाइटेड नेशंस जो हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहला हिस्सा जो है उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस का जिक्र किया गया है। दूसरे हिस्से में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस और स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया है कि और वो कैसी बनी हुई है और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितनी डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो वो काम करती हैं। और इसका थर्ड पोर्शन जो है वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़, जैसे कि FAO है, WHO है, यूनेस्को है। ये डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट काम करती हैं, तो वो कैसी हैं और क्या काम करती हैं, उनके मकासद क्या हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, ये आपका है फर्स्ट ईयर क्लास का। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी में कंपलसरी क्या गई कोर्स है, तो लिहाजा सभी में ये चैप्टर मौजूद है। यूनाइटेड नेशंस में पहले पढ़ने से पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये चैप्टर एक ऐसा है कि जिसमें आपके पास 3 पोर्शंस हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ चैप्टर नेम के बाद नंबर 1 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पोर्शन जो है इसमें इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी, नीड क्या थी इसकी, कि जिसकी वजह से कि ये यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। फिर इसके बाद आप आ जाइए इसके सेकंड पोर्शन पे। तो आप ये देखिए कि इसका जो सेकंड पोर्शन है यहाँ से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट पेज से शुरू हो रहा है। तो इसमें तमाम आपको जो है इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि क्या क्या इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, वो तमाम तफसीलात बयान की गई हैं। फिर इसके बाद इसका आ जाता है हमारे पास थर्ड पोर्शन। जो थर्ड पोर्शन है यहाँ पे आपको इसके स्पेशलाइज्ड जो बॉडीज़ हैं इसकी, जो कि फंक्शन कर रही होती हैं, जैसे कि हम सुनते ही रहते हैं ना, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, FAO है, WHO है। तो इन तमाम के नाम आजकल तो खासकर बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, WHO का नाम। तो ये तमाम बॉडीज़ जो हैं वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं, उनके बारे में आपको एक डिटेल बताई गई है। तो अब हम अपना लेसन शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट पेज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा। यूनाइटेड माने एक साथ, मुत्तहिद, और नेशंस यानी अक़वाम। In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all the world. Millions of the people had been killed and wounded. Okay, अब आपको ये पहली बात बताई जा रही है कि क्या हुआ था कि स्प्रिंग, मौसम बहार में, 1945 के मौसम बहार में जो है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंच रही थी। और द वॉर हैड ब्रॉट, जाहिर है कि जब जंग ख़त्म हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी जंग थी, जब वो ख़त्म हो रही थी जंग, तो अपने साथ वो क्या चीज़ें लेकर आई थी, मिजरी लेकर आई थी, परेशानी लेकर आई थी, मुसीबत लेकर आई थी लोगों के लिए, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आई थी। द मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मारे गए थे, एंड वुंडेड, और ज़ख्मी हुए थे। दीज इंक्लूडेड विमेन एंड चिल्ड्रन, और इसमें औरतें और बच्चे सभी शामिल थे। मिलियंस ऑफ पाउंड्स वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी हैड बीन डिस्ट्रॉयड, और मिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो प्रॉपर्टी थी, लाखों की करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन मेड होमलेस, और इसी तरह लाखों लोग जो हैं वो होमलेस हो गए थे, यानी उनके घर जो है वो ख़त्म हो गए थे, अब वो बेघर हो गए थे। मिलियंस सफ़र्ड फ्रॉम पावर्टी, हंगर एंड डिजीज़, और लाखों लोग जो हैं गुर्बत का शिकार हो गए थे, भूख का शिकार हो गए थे, और बीमारियों का शिकार हो गए थे। The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow man as brother with brother. So prayed the people of the world. तो अब जब ये इतनी सारी तबाही हुई, सब कुछ हुआ, लोगों में गुर्बत भी हो गई, बीमारी भी हो गई, भूख भी हो गई, अफलास भी हो गया,
फिर उस पर लोगों का जो कॉन्शियस था, जो उनका ज़मीर था, वो जागा। फिर लोगों ने कहा कि अब अमन होना चाहिए, अब पीस होना चाहिए, अब अमन होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अब दुनिया में जो है वो लेट देयर बी एन एंड टू वॉर, अब इस जंग को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेट देयर बी पीस एंड गुड विल ऑन द अर्थ, और अब दुनिया में जो है वो अमन और अच्छाई फैलनी चाहिए है। लेट मैन लिव विद हिज ब्रदर मैन, विद हिज फेलो मैन एज ब्रदर विद ब्रदर, और अब इंसान को चाहिए या इंसान को रहने दिया जाए बिल्कुल इस तरह जैसा कि एक भाई दूसरे भाई के साथ रहता है। लोगों ने फिर अब ये दुआ करना शुरू की, लोगों ने यह एक तरह से समझ लीजिए कि ये डिमांड करना शुरू की। द ह्यूमन रेस वॉज ड्रॉइंग क्लोजर टुगेदर। अब ये ज़माने की बात हो रही है कि वो ज़माना कौन सा था जब ये दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी, लोग इतने परेशान थे। तो उस ज़माने में लोग जो थे वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। किस तरह से करीब आ रहे थे? द टेलीफोन, द टेलीग्राफ, द वायरलेस वर हेल्पिंग द क्विक एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 की बात है, इस वक्त से तकरीबन 70-75 साल पहले की बात ये हो रही है। उस वक्त जो ये टेलीफोन था या टेलीग्राफ मैसेजेस किए जाते थे और वायरलेस पे बात की जाती थी, तो इसी बात को समझा जाता था कि यही एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान एक दूसरे से रब्ता कर लेता है। अब तो ये राब्ते और भी आसान हो गए हैं। अब तो हम और आप जिस वक्त जैसे चाहें, हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, हम दुनिया के किसी भी शख्स से, दुनिया में हमारा कोई भी जानने वाला या कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, हम उससे फ़ौरन बात कर सकते हैं। हम उसकी शक्ल भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल भी हम कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी सहूलतें हैं, अब तो दुनिया और ज़्यादा करीब आ गई और ज़्यादा छोटी हो गई। लेकिन उस ज़माने में बहरहाल ये जब ये टेलीफोन बन गया और टेलीफोन ईजाद हो गया, टेलीग्राफ आ गया, वायरलेस आ गया, तो लोगों ने कहा कि भाई हम एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे सकते हैं। द एरोप्लेन वॉज द एरोप्लेन वॉज लिंकिंग डिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड। और एरोप्लेन जो है वो क्या कर रहा था, लोगों को दूर दराज, डिस्टेंट लोग जो थे, जो दूर दराज में रहा करते थे, उनको एक दूसरे से जोड़ रहा था। Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. अब अगर दुनिया के किसी हिस्से में जहालत थी, गुर्बत थी, बीमारी थी या जबर था, तो वो दूसरे हिस्से में भी असर कर रहा था। यानी ज़ाहिर है कि जब लोगों को इत्तला मिल रही थी कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, तो जब वो लोग सुनते थे तो उन पे इस बात का असर होता था। द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग वन इन समथिंग। अब दुनिया एक हो रही थी। वाई शुड इज़ नॉट बिकम वन इन ऑल। तो अब जब कुछ चीज़ों में एक हो रही है तो क्यों नहीं ये मुकम्मल तौर पर एक हो जाती, यानी क्यों नहीं ऐसा हो जाता है कि सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के लिए आसानी का बायस बने, ना कि एक दूसरे के लिए परेशानी का बायस बने। सो द नेशन of the world came together in April 1945 and organized the UNO, United Nations Organization, और the UN, United Nations for short। अब क्या हुआ कि फिर दुनिया भर की कौमें जो थीं वो एक साथ अप्रैल 1945 में एक जगह जमा हुई और उन्होंने UNO बनाई या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, या अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में जिसको हम कहते हैं वो बनाए, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, UNO कह लीजिए, या UN, यूनाइटेड नेशंस कह लीजिए, एक ही बात है, जो शॉर्ट इसका नाम है वो। लेट अस नॉट टर्न आवर आइज अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ आवर नेबर्स। और क्या कहा गया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी आंखें मोड़ लें अपने जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी परेशानियों को देखकर। लेट अस स्ट्रेच द हैंड्स ऑफ ब्रदरहुड टू वन अनदर। अब हमें अपने हाथ दूसरों की तरफ बढ़ाने चाहिए, स्ट्रेच करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। दोस्ती का हाथ, भाईचारे का हाथ, ब्रदरहुड यानी भाईचारे का हाथ बढ़ाना चाहिए। लेट अस यूनाइट टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर एंड बेटर प्लेस। अब एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया को एक खुशगवार, पहले से ज़्यादा खुशी वाला और एक बेहतर जगह बनानी चाहिए। एंड लेट देयर बी पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, दे क्राइड। तो अब ये लोग चिल्लाए गए, लोगों ने डिमांड की कि अब दुनिया में अमन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए है। अब ये जो मार धाड़ है, ये जो जंग है और जंग व जदल है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। यानी जो भी मसाइल हैं, बजाय इसके कि जंग की जाए और उनको हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जंग किसी चीज़ का हल नहीं होता,
डायलॉग्स होने चाहिए, लोग बैठकर बात करें। तो फिर बैठने की जगह कहाँ होगी? तो लिहाजा यूनाइटेड नेशन बनाई गई कि जहाँ पर दुनिया भर के लोग जो हैं उनके नुमाइंदे आएँ, वहाँ बैठें और वो अपने मसाइल को डिस्कस करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जाए। द UN वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1945। इस तरह क्या हुआ कि UN की पैदाइश या उसकी फाउंडेशन जो है वो 1945 में हुई, अप्रैल 1945 में। एंड इज टूडे द स्पेयरहेड ऑफ द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन अगेंस्ट इविल्स ऑफ ऑल काइंड्स। 1945 में, अप्रैल 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई और आज जो है ये एक स्पेयरहेड, एक हरावल दस्ते का काम करती है तहजीब के लिए। यानी अगर कोई भी ख़राबी है, कोई ईविल्स हैं, कोई बुराई कहीं पर है, तो सबसे ज़्यादा पहले जो है वो यूनाइटेड नेशन में इसका तस्करा किया जाता है और उसको रोकने की कोशिश की जाती है। द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मीट इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? न्यूयॉर्क में मिलते हैं, जो कि अमेरिका की एक स्टेट है। दे टॉक ओवर urgent problem of peace and war and try to find solution to as many of these as they can। अब जो यूनाइटेड नेशन के लोग जो मिलते हैं न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क उनका सिटी भी है, अमेरिका स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मिलते हैं, अब वो क्या करते हैं वहाँ मिलकर? वो वहाँ मिलकर अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, अर्जेंट प्रॉब्लम्स बताते हैं, अमन को अगर कोई ख़तरा है तो वो बताते हैं, और फिर कोशिश की जाती है कि बजाय इसके कि जंग की, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए आपस में बैठकर गुफ्तगू करके। The UN deals with quarrels that might lead to war among the nations। अब UN किस तरह के मामला से डील करती है? ऐसे मामला से, ऐसे झगड़ों के साथ डील करती है कि जो कि हो सकता है कि आगे बढ़कर कौमों के दरमियान जंग का बायस बन सके। द एम ऑफ द UN इज़ टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड। मकसद क्या है इसका? कि जंग को रोके। ये पूरी लाइन का रट्टा लगा लीजिए आप इसको। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, डेट भी आ सकती है कि कब हुई, 1945 में बनी है, और ये और कहाँ उसका जो है वो कहाँ पे लोग मिले थे? तो न्यूयॉर्क में मिले थे। इस बात को आप याद रखिए। फिर आप इस बात को यहाँ याद रखिए कि इसका एम क्या है, इसका बेसिक एम इसका क्या है? प्रिवेंट वॉर, जंग को रोकना, एंड टू रीच ए स्टेट ऑफ लास्टिंग पीस, और अमन कायम करना, और ऐसा अमन कायम करना जो बहुत देर तक कायम रहे। जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ आर मोर और लेस अनसेटिस्फैक्टरी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो जनरल कंडीशंस हैं, आम लोगों के रहने के जो हालात हैं, वो दुनिया भर में कहीं पे इत्मीनान बख्श हैं और कहीं पे इत्मीनान बख्श नहीं है। यानी कहीं पे लोग खुशी की अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कहीं पे वो प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं। The unsatisfactory state of affair is responsible for much discontent, and long continued discontent may lead to war। बहुत अहम बात है कि जब लोग मुतमईन नहीं होते अपनी ज़िंदगी से, तो क्या होता है कि फिर उनमें एक बेइत्मीनानी, डिसकंटेंट पैदा होता आता है। और ये डिसकंटेंट क्या होता है? जब ये बहुत अर्से तक बेइत्मीनानी रहे तो फिर ये जंग की तरफ बढ़ती हैं। इसकी एक आम सी मिसाल मैं आपको, बहुत कॉमन मिसाल मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि जब कभी हमारे और इंडिया के दरमियान, भारत के दरमियान अमूमन जो है जंग का जैसा समा बनता रहता है। और अमूमन ये कब होता है? जब इंडिया में इलेक्शन होने वाले हों, भारत में इलेक्शन होने वाले हों, तो लोगों की तवज्जो बटाने के लिए गलतियों की तरफ से या बुराइयों की तरफ से फौरी तौर पर जो है वो एक जंग का समा बना दिया जाता है कि भाई जंग होने वाली है और ये होने वाला है, और लोग फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं और फिर वो जो बुराइयां हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की, उसको भूल जाते हैं और इस काम में लग जाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ये यूज़ की जाती हैं। या फिर लोग अपनी परेशानी को भूल जाते हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इन सब को भूल के कहते हैं भी पहले तो सलामती है, तो लिहाजा मुल्क के लिए लड़ना है, अब इस काम के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग वार इज़ टू रिमूव एज मेनी कॉजेज़ फॉर डिसकंटेंट एज पॉसिबल। लिहाजा एक तरीका जो जंग को रोकने का है वो क्या है कि जो डिसकंटेंट है, जो बेइत्मीनानी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी अगर सब लोग खुशहाल रह रहे हों, अच्छा खा रहे हों, अच्छे रोज़गार उनको हो, अच्छी तालीम हो, सेहत की सहूलतें हों, तो कोई भी लड़ने के लिए कहीं नहीं जाएगा, इत्मीनान से रह रहे होंगे। गुस्सा कब आता है इंसान को? जब वो परेशान होता है, जब उसके पास मुसीबतें होती हैं और उसको उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो गुस्से में फिर क्या करता है? अपने आप को भी नुकसान पहुँचाता है और लोगों को भी नुकसान। नेशंस have set themselves to study living conditions in all parts of the world and to help in the fight against poverty, ignorance, disease and social and political injustice। लिहाजा यूनाइटेड नेशन ने क्या किया
कि उसने ये कहा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए है कि हमें स्टडी करना चाहिए लिविंग कंडीशंस को, कि लोग दुनिया में किस तरह रह रहे हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और फाइट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए इस फाइट करने में। किस चीज़ के खिलाफ? गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, और सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस, जो समाजी, माशरती और सियासी इनजस्टिस होता है, जो बेइंसाफ़ी होती है, उसके खिलाफ लड़ने में लोगों की मदद की जाए। प्रिवेंटिंग अ वॉर इज़ डिफ़िकल्ट, जंग को रोकना एक बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स। अब वजह बता दी आपको अगले सेंटेंस में कि क्यों, इसलिए कि इसमें हाई पॉलिटिक्स चल रही होती है, ऐसी नहीं आसानी से हो जाती है। इसमें कोई ना कोई सियासी मसला होता है, किसी ना किसी का कोई सियासी मफाद होता है, जिसकी वजह से लोगों को लड़ाया जाता है। फीलिंग्स रन हाई, और ज़ाहिर है जब जंग होती है या जंगी माहौल होता है तो लोगों के जज्बात जो हैं वो भड़के हुए होते हैं, वो आगे की तरफ बढ़े हुए होते हैं। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ना, हाँ भी इसको मार दो, इसको गिरा दो, उसको ये कर दो, ये सारी बातें हो रही होती हैं। अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ, अच्छा अब जो भी कोशिश की जाती है कि जंग को रोका जाए, वो बजाय इसके कि मुस्बित साबित हो, बाज़ बात क्या होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफ़हमी हो जाती है, और वो जंग को मज़ीद बढ़ा भी देती है, बाज़ औक़ात झगड़े को बढ़ा देती है, झगड़े को कम करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट, यानी बजाय इसके कि लोगों को करीब लेकर आएँ, लोगों की जो कोशिश, जो सालिसी कोशिशें की जाती हैं, वो बाज़ बात उनको और ज़्यादा दूर कर देती हैं। द पाथ ऑफ द पीस मेकर इज़ इंडीड हार्ड, और यकीनन वो शख्स पीस मेकर जो कि अमन कायम करना चाह रहा होता है, उसका रास्ता तो बहुत मुश्किल है। यानी कि उस शख्स का जो कि पीस कायम करना चाहता है, उसके लिए इसको कायम करना बहुत मुश्किल होता है। द UN हैज़ सक्सीडेड इन अ फ्यू केसेस इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वाज नो पीस बिफोर। लिहाजा UN हालांकि बनाई तो यही गई थी, हमने भी ये पढ़ा ना कि UN का जो एम है वो क्या है कि अमन कायम किया जाए, जंग को रोका जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है कि वो हर मामले में हर जगह जंग रोकने पर कामयाब हो गई हो। कुछ जगहों पर वो यकीनन कामयाब हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर उसे नाकामी हुई है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लिटिल कॉलर्स बिटवीन नेशंस, इसलिए कि दुनिया जो है वो छोटे मोटे झगड़ों से भरी पड़ी है। किसी ना किसी कौम का किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता है। Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. अब यही जो छोटे छोटे झगड़े हैं, ये एक बड़ी तीसरी जंग अजीम के तरफ भी बढ़ सकते हैं। बट लेट अस नॉट डिसअपेयर, लेकिन हमें अफसरदा नहीं होना चाहिए कि अपने यूनाइटेड नेशन भी बना ली, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, लोग वैसे ही लड़ झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फॉर देयर इज़ वन पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द UN दैट फिल्स अस विद होप, क्योंकि एक हिस्सा तो ऐसा है जिससे हमें उम्मीद है, और जो हमें उम्मीद देता है UN का कि जंगें तो नहीं वो रोक पा रही है, लोगों के दरमियान जंग तो हो रही है मुसलसल, जहाँ होनी है वहाँ हो ही जा रही है, लेकिन क्या है, दिस इज़ द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल इविल्स। लेकिन जो समाजी बुराइयाँ हैं, जो माशरती बुराइयाँ हैं, माशी बुराइयाँ जो हैं, इन तमाम बुराइयों को रोकने में वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अब ये जो सोशल इवल्स हैं, जो सोसाइटी में हमारे इवल्स मौजूद हैं, यानी कि इग्नोरेंस है, पावर्टी है, डिजीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो लोगों को परेशानी का, लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। अगर इनको हल किया जाए, एजुकेशन में लोगों की हेल्प की जाए, लोगों की जो है वो हेल्थ के लिए उनकी हेल्प की जाए, डिजीज़ को रोका जाए, तो आपने देखा ना कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में आपने देखा होगा अक्सर पोलियो वैक्सीन की मुहिम का इश्तिहारात भी आते हैं, और पोलियो वैक्सीन की मुहिम चल रही होती है, तो ज़ाहिर है कि ये फंडेड होती हैं तमाम चीज़ें, बाहर से पैसा मिल रहा होता है इस काम के लिए। इसी तरह USAID एजुकेशन का भी आपने सुना होगा नाम, कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स खोलने में मदद देती है। स्कूल्स खोले हैं कई जगहों पर, लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिसेफ और यूनेस्को के नाम आपने सुने होंगे, ये भी इसी की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जो कि हम आगे जाकर मज़ीद पढ़ेंगे कि वो हेल्प कर रही हैं। तो जब इतनी ज़्यादा हेल्प आपको मिल रही होती है बहुत सारी चीज़ों में, या वर्ल्ड बैंक है जिससे कि कर्ज़ा लिया जाता है और मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है, मुल्क लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है, तो बहरहाल ये सारे काम तो हो रहे हैं ना। अगर एक जंग नहीं हो रही, को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो बहरहाल ये दूसरे बहुत सारे अच्छे काम हैं जो कि साइड बाय साइड चल रहे हैं। Men and women from different parts of the world
of different races and religion sit together, think, plan, and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before. अब जब इसका काम होता है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या होता है, आदमी और औरतें सभी लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए होते हैं, जो जिनकी रेसेस अलग होती हैं, नस्लें अलग होती हैं, उनका मज़हब अलग होता है, वो एक साथ मिलकर बैठते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के साथ। और किस लिए काम करते हैं कि इम्प्रूव करें कंडीशंस ऑफ द लाइफ इन कंट्रीज़ दे हैव नेवर नोन बिफोर। ऐसे मुल्कों में रहने वालों की और ऐसे मुल्कों की लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिसको वो कभी इससे पहले जानते भी नहीं थे, लेकिन एक साथ बैठते हैं और लोगों की भलाई का काम करते हैं। दिस वर्क ब्रिंग्स द वर्कर्स क्लोजर टुगेदर देन एनीथिंग एल्स दे कैन। तो कोई और चीज़ जो एल्स इनको करीब कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये काम जब मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के जब उनको तजुर्बात होते हैं तो वो बातें उनको एक दूसरे से जो मुलाकात होती है, एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, खुलूस पैदा होता है और वो एक दूसरे के करीब आते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग देम क्लोजर टू द पीपल ऑफ द लैंड विच दे आर ट्राइंग टू हेल्प। और वो लोग जो हाउस ज़मीन के रहने वाले लोग हैं वो भी करीब आ जाते हैं उनके। Who would go to war with the people to whom betterment one has given several years of one's life? तो अभी सोचिए कि कोई शख्स कैसे किसी ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ या ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा, ऐसे शख्स के मुल्क के ख़िलाफ़ काम करेगा कि जहाँ के मुल्क के लोगों ने या शख्स ने जो है अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल दिए हुए हों, बहुत सारा वर्क वहाँ किया हुआ हो और उनकी भलाई के लिए काम किए हुए हों। Here is an example of what इंटरनेशनल वर्क मीन्स। अब ये एक एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल वर्क का मतलब क्या होता है, जो बैन अवी तौर पर किया जाने वाला काम होता है उसका मतलब क्या होता है। कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स हैव ऑलवेज बीन नेचुरल हाईवेज इन द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के जो फ्लैट पार्ट्स हैं, यानी कि जो ज़मीनी हिस्से हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो कैनाल्स बनाई जाती हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, दरिया होते हैं या झीलें होती हैं, तो ये जो है हमेशा इनके नेचुरल हाईवेज़ होते हैं। यहाँ से लोग इसके थ्रू सफ़र करते हैं। कोई कश्ती में सफ़र कर रहा होता है, बोट के ज़रिए जा रहे होते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के एक कुदरती रास्ते हैं। पुराने ज़माने में तो ज़ाहिर लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो हवाई जहाज़ तो था नहीं, लेकिन कश्ती मौजूद थी, तो कश्ती में सफ़र किया जाता था। Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways। और लाखों लोग जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी ही गुजार रहे होते हैं कश्तियों के अंदर। In most of the far east, half the people live on the great rivers। और फार ईस्ट में, मशरक़ बईद में जो है बहुत सारे लोग बहुत सारा वक्त जो है वो अपना ज़िंदगी जो है वो दरियाओं में ही गुजार रहे होते हैं। सो द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर ऑफ एशियन एक्सपर्ट्स टू व्यू द ऑपरेशन ऑफ वाटरवेज। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि उसने ऑर्गेनाइज़ किया जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर लोगों के लिए, एशिया के लोगों के लिए, एशिया के एक्सपर्ट्स के लिए, कि वो जाएँ और वो देखें कि और बाकी जगहों पे इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह कश्तियों में काम कर रहे हैं। अगर कभी आपको मौका मिले, जो लोग कराची में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, तो जो हमारी सी पोर्ट है वहाँ उस तरफ आप जाइए तो आप वहाँ देखेंगे कि पास कश्तियाँ ऐसी आ रही होती हैं जिनके अंदर घर बने हुए हैं और लोग उन्हीं के अंदर रह रहे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियों को लाते हैं, साहिल पर बेचते हैं, लेकिन उनके जो रहन सहन है, जो उनका घर है, उनके बच्चे हैं, सब के सब जो है वो वहीं पल रहे हैं, उसी कश्तियों में रह रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी को किस तरह बेहतर किया जाए, इनकी बोट्स को कैसे बेहतर किया जाए ताकि इनका लाइफ जो है, क्योंकि वो ज़िंदगी वहीं गुजर रही है, उन बोट्स में गुजर रही है, तो इनकी लाइफ बेहतर हो जाए। मेंबर्स ऑफ द टूर केम फ्रॉम बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। अब ये जो मेंबर्स थे इस ग्रुप के वो कहाँ से आए, वो बर्मा से आए, इंडिया से आए, इंडोनेशिया से आए, पाकिस्तान से आए, थाईलैंड से आए एंड वियतनाम से। द ग्रुप स्टार्टेड by visiting Thailand, Burma, Pakistan and India so as to learn about their problems।
अब इस ग्रुप ने जो है इन तमाम ममालिक का दौरा किया ताकि वहाँ के लोगों के मसाइल को समझ सकें कि आखिर वहाँ जो मसाइल हैं वो कौन से हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि चल रहे हैं। द एशियन देन वेंट टू यूरोप। अब फिर एशियंस यूरोप गए, पहले एक दूसरे के ममालिक में गूगल हो गए, वहाँ के उन्होंने मसाइल देखे, फिर वो यूरोप गए। वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड्स एंड वाटरवेज इन फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड। अब ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने वहाँ जाके देखा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं फ्रांस के, जर्मनी के या नीदरलैंड के, ये लोग किस तरह जो है वो कश्तियों में सफ़र करते हैं या रहते हैं, किस तरह फ़िशिंग करते हैं और किस तरीके से इनके काम होते हैं और किस तरह ये अपने आप को सहूलतें अपने लोगों को और कश्तियों में रहने वाले लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। दे सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब उन्होंने नई तरह की बोट्स देखी, पाकिस्तान में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, थाईलैंड में मुख्तलिफ तरह की बोट्स थी। जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में अलग तरह की बोट देखी। गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट, दे स्टडीड water transport on the Ohio and Mississippi rivers and along the coastal canals। और फिर जब वो यूनाइटेड स्टेट गए तो वहाँ पर उन्होंने जो वे ओहियो में और मिसिसिपी में, दोनों जो वहाँ के शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ के दरियाओं पे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कोस्टल कैनाल्स जो हैं, जो साहली कैनाल्स बनाए गए, यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। द मेंबर्स ऑफ द टूर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट विद एक्सपर्ट्स इन द कंट्रीज दे विजिटेड। अब वहाँ के जो मेंबर्स जो यहाँ से गए थे, उन लोगों ने वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे उनसे डिस्कस किया कि वहाँ ये काम कैसे हो रहा है। ऑल द इंफॉर्मेशन हैड टू बी थॉट ओवर एंड सॉर्टेड आउट। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन ली गई थी उस पर सोचा गया और उसको सॉर्ट आउट किया गया, यानी उसको अलग-अलग किया गया कि कितनी क्या चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं या क्या चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सबको इस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया टू फाइंड व्हाट माइट बी यूज़फुल इन एशिया, यानी ये एशिया में क्या यूज़फुल हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं ना कि हर जगह के मौसम के लिहाज से, हर जगह की सहूलतों के लिहाज से वहाँ जो मौजूद हैं उसी लिहाज से चीज़ों को देखा जा सकता है। तो अब कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं की जा सकती, उसका बगौर मुताला किया गया। द मेंबर्स ऑफ द टूर रिटर्न टू देयर कंट्रीज, वापस अपने अपने मुल्कों को गए तमाम लोग। प्रिपेयर्ड नॉट टू इमिटेट, अब उन्होंने तो तैयारी की, वो क्या ये नहीं कि नकल कर लें जैसा वहाँ है यहाँ कर लें, बल्कि क्या किया, व्हाट दे हैड बीन इज़ द what they had seen in the west but to do their own work with a wide background of experience। यानी कि जो कुछ वहाँ बाहर देख कर आए बस अब उसके ऊपर काम शुरू हो जाए, वैसा यहाँ बनाना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम को इस तरह कैटर किया है, इस तरह एड्रेस किया है, हमें अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, क्या चीज़ है जो अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ है जो अडेप्ट करनी चाहिए। अडॉप्ट करनी चाहिए यानी जैसे कि वैसी ले लेनी चाहिए, अडेप्ट करनी चाहिए यानी कि उसमें हमें थोड़ी सी अपनी तरह की अपने लिहाज से चेंजेस करने चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। द UN डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर। अब UN डे जो है, UN आपने देखा ना वैसे बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, तो 24 अक्टूबर को जो है हर साल UN का दिन मनाया जाता है। इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है। Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals। और अब पेट्रियाटिज़म यानी मुहिब वतन होना, वतन से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अब ये है कि आप लॉयल हैं, आप UN से भी लॉयल हैं और उसके आइडियल से भी, क्योंकि UN से लॉयल होना, यूनाइटेड नेशन से लॉयल होना या उसके आइडियल से जो है वो लॉयल होने का मतलब क्या है कि आप सारी दुनिया के लोगों के लिए भलाई चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया भर के तमाम लोग जो हैं अमन व अमान से रहें और बेहतर लिविंग कंडीशंस में रहें। On UN Day we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world। UN डे पर क्या कोशिश की जाती है, तमाम लोग किस बात का इरादा करते हैं कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, भाईचारे को मज़ीद आगे बढ़ाएं और दुनिया में अमन को आगे बढ़ाएं। द बर्थ ऑफ द UN वी होप विल वन डे बी लुक्ड अपॉन एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। और एक दिन यकीनन जो है वो UN की पैदाइश को यानी UN के बनाने को, उसकी फाउंडेशन को
इस तरह से देखा जाएगा कि ये एक बहुत अहम काम हुआ है दुनिया में, जिससे कि दुनिया के अंदर भलाई आई है, अमन आया है, बेहतरी आई है। अच्छा, यहाँ तक तो देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और इसकी हिस्ट्री बयान की गई है इस पार्ट में चैप्टर की। अब इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा शुरू होगा, तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ये आखिर यूएन जो बनाई गई है, तो अब इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है कैसी, इसके अपने पार्ट्स कैसे हैं, कौन कौन से इसके हिस्से हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स बताई जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी जो हमने पार्ट 1 पढ़ा, इसमें जो अहम बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए और जो बातें ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, वो तमाम बातें यहाँ मैंने पॉइंट आउट की हुई हैं। और जितने जो वर्ड्स यहाँ हाईलाइट हुए हैं रेड कलर में, वो तमाम वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अगर आपकी तमाम सेंटेंसेस अच्छी तरह से बार बार देख लेते हैं और रीडिंग को भी अच्छी तरह सुन लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली बात इसमें जो हमने सुनी वो क्या थी, यूएन वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1945। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात है कि अप्रैल 1945 के यूएन की जो पैदाइश हुई है या इसको जो बनाया गया है, जो फाउंड किया गया है, उसकी फाउंडेशन रखी गई है, वो 1945 में है। फिर इसके बाद यूएन वॉज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। याद रखना है, अभी तक जो है 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यूएन जो बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस जो बनाई गई थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी। फिर उसके बाद है टेलीफोन, टेलीग्राफ्स एंड वायरलेस वर हेल्पिंग इन द क्विक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। जो उस ज़माने में 1945 की बात की गई थी, उसको बताया गया था कि जो टेलीफोन की ईजाद हो गई है, टेलीग्राफ की ईजाद हो गई है, वायरलेस ईजाद हो गया है, तो अब लोग अपनी राय को तेज़ी के साथ एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ जो है वो स्टैंड करती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। यानी यूएनओ अगर लिखा हुआ एब्रीविएशन तो इसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलियंस ऑफ द पीपल सफर्ड पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड हंगर एंड डिसीज, ठीक है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि लाखों लोग जो हैं वो गुर्बत का, जहालत का, भूख का और बीमारियों का शिकार हो गए थे। द यूएन डील्स विद quarrels among nations that might lead to war। यूएन का काम क्या है कि ऐसे झगड़ों को वो सॉल्व करने की कोशिश करती है, डील करती है उनसे, जो कि हो सकता है कि कौमों के दरमियान किसी जंग का बाइस बन सकें। द एम ऑफ द यूएन इज़ टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड। जो मकसद है यूएन का वो क्या है कि जंग को रोका जाए, दुनिया में जंग को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। The unsatisfactory general conditions of life lead to discontent and long discontent may lead to war। जो जनरल कंडीशन होती हैं, जो अनसेटिस्फैक्टरी होती हैं, जो तसल्ली बख्श नहीं होती हैं लोगों के लिए, ज़िंदगी के जो हालात हैं, तो अगर वो ज़्यादा अरसे तक ऐसे ही हालात में रहें तो फिर जंगो जदल शुरू हो जाता है। यानी जो बेइत्मीनान लोग होते हैं फिर ज़ाहिर है कि वो लड़ाई झगड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर मुल्क अपनी सलामती के लिए दूसरे मुल्क से जंग कर डालता है। यूएन हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड हंगर। तो यूएन हमारी मदद करती है गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ और भूख के ख़िलाफ़ जंग करने में। द पाथ ऑफ द पीस मेकर इज़ हार्ड, इट समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। पीस मेकर यानी सुलह करवाने वाले का, अमन कायम करवाने वाले का रास्ता हमेशा बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि सुलह करवाने के बजाय वो 2 फरीक़ों को, जिनको कि वो साथ में लाना चाहता है, उन्हें दूर भी कर देता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए जो हमने इस लेसन में पढ़ी है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लिटिल कॉरल्स बिटवीन नेशंस। छोटे मोटे झगड़े जो है दुनिया में भरे पड़े हैं जो कौमों के दरमियान होते हैं। यूएन फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स गिव्स होप टू एवरीवन। और यूएन की जो जंग है सोशल इविल्स के ख़िलाफ़, ये हर शख्स के लिए जो है उम्मीद अफजा है और ये हमें उम्मीद देती है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिट टुगेदर एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स इन यूएन। मुख्तलिफ़ ममालिक के, दुनिया भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो लोग आते हैं वो एक साथ बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि जनरल कंडीशन को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने के बारे में सोचते हैं। कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स आर नेचुरल हाईवेज़ इन द फ्लैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दरिया हैं, जो झीलें हैं, जो नाले हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये कुदरती रास्ते हैं फ्लैट पार्ट, दुनिया के जो रास्ते हैं, दुनिया के जो जगह हैं उनमें। यूएन डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रखिएगा कि यूएन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेसन्स।